हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, आज हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे साइंस के एक ऐसे चैप्टर्स के बारे में जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चंस देखने को हमेशा ही मिलते हैं। तो हम लोग उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट को जानेंगे। कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समझना है और उसके बाद सेट प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इससे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण, पूर्णांतरिक परावर्तन, इन सभी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ एकदम पूरे कंसेप्ट से डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं हम पहला, यहाँ पर हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, मतलब परावर्तित हो जाना, वापस लौट जाना। तो जब प्रकाश जो है किसी भी चिकनी सतह से टकराता है तो वो वापस उसी मीडियम में लौट जाता है और इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टॉर्च से लाइट को इंसिडेंट किया जा रहा है, मतलब लाइट को डाला जा रहा है मिरर पर। ये एक मिरर है, मिरर के सरफेस पर वो जब टकरा रहा है लाइट, तो क्या हो रहा है कि उसी माध्यम में लौट जा रहा है, उसी मीडियम में वापस चला जा रहा है। मतलब यहाँ से ये आया और इधर चला गया। तो इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना होगा। पहला है इंसिडेंट रे, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब ये हुआ, इंसिडेंट रे का मतलब कि जो भी आप डालते हैं, कोई भी किरण को आप डालते हैं इस सरफेस पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहते हैं। और वो जहाँ पर मिरर के पास टकराता है और उसके बाद जब वापस जाता है, तो जो किरण वापस यहाँ से निकल के जाता है प्रकाश का, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है क्या, परावर्तित किरण। अब देखिए, जहां पर ये टकराया है मिरर से, मतलब दर्पण से, तो उस बिंदु पर यदि आप कोई एक लंब खींच देते हैं तो इस लंब के बीच का जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे के साथ, वही एंगल बनेगा किसके साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ। मतलब आपतित किरण और ये लंब के बीच का जो कोण होगा, आप देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर ये है आपका आपतित किरण, आपतित किरण आपतित हुआ और इधर परावर्तित हुआ। तो आपतित किरण और ये जो आपने लंब डाला है, इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। परावर्तित जो किरण है और इस लंब के जितना जो एंगल बनेगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको मेन चीज़ें यही याद रखना है कि जब हम लोग लाइट को किसी भी चिकनी सतह पर डाल रहे हैं, मतलब उस पर पड़ रहा है चिकना सतह पर, चाहे वो मिरर हो सकता है, दर्पण हो सकता है, तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश जो है उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। तो ये घटना जो कहलाती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए, हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, आपने बचपन में कभी मिरर को लेकर के, कभी ये शीशे को लेकर के धूप में रख करके किसी के फेस पर चमकाया ही होगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिएगा कि धूप में लेकर के एक शीशे को, और क्या करिएगा, धूप को उस शीशे पर पड़े और फिर आप एंगल मिलाते थे कि उसके फेस पर हमको क्या करना है, उसको डालना है। तो क्या होता था इसमें कि वो जो प्रकाश आता था सूर्य की किरण से, वो वापस क्या होता था, आने के बाद वो उसके फेस पर जाता था। तो क्या होता था, सूर्य से पास आया कहाँ पर, मिरर, और मिरर से वो टकराया, फिर वापस कहीं और जाता था, मतलब किसी के फेस पे जिस पे आप निशाना लगा रहे हैं। तो यही तो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन यही है। आपने किया जरूर होगा, और यदि नहीं किया है तो इसे जरूर करके देखिएगा। ऐसा करने से आप अपने मतलब दैनिक चर्या के जो भी जीवन है उसमें आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिकली आप समझेंगे, तो आप ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो आई थिंक आपने समझ ही लिया होगा कि क्या होता है। इसमें अब कुछ भी याद नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि लाइट को यदि आप किसी चिकनी सतह पर डाल रहे हैं तो वो क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, हम लोग अब पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो माध्यम होते हैं, दो मीडियम हो जाता है। तो जब प्रकाश जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वह अपना ओरिजिनल डायरेक्शन को क्या करता है, छोड़ देता है, मतलब उससे विचलित हो जाता है, भटक जाता है, मतलब उससे हट जाता है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे होता है, ये देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आपको इस फिगर में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे मतलब कि आपतित किरण को डाल रहे हैं। तो वो क्या है, सरफेस पे पड़ रहा है। ये देखिए ये जो आपका मीडियम, ये मीडियम जो है वो क्या है, रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम मतलब विरल माध्यम, जिसका डेंसिटी कम हो, जिसका घनत्व कम हो, वो क्या हो जाता है, रेयरर मीडियम हो जाता है। तो यहाँ क्या है, इस रेयरर मीडियम में आप एयर ले सकते हैं, और ये वाला जो मीडियम है आपका वो क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। हिंदी में आप सघन माध्यम बोलते हैं डेंसर मीडियम को, और रेयर मीडियम को क्या बोलते हैं आप, विरल माध्यम बोलते हैं। तो आप समझ लिए यहाँ पर दो माध्यम है, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। अब आप रेयर मीडियम से क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरफेस हो रहा है इन दोनों मीडियम के बीच का ये सरफेस है। तो यहाँ से जब डाल रहे हैं तो इसके बाद जो किरण रिफ्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, मतलब परावर्तन जो हो रहा है, अपवर्तन के बाद का जो किरण बन रहा है यहाँ पर, तो नॉर्मल से क्या हो रहा है, ये नॉर्मल के साइड में आ जा रहा है। मतलब इसको जाना किधर चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, इस एंगल को सीधे निकलना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधा जाता है। लेकिन यहाँ पर दो मीडियम हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अपने जो ओरिजिनल है उससे हट जा रहा है। हट करके किधर आ जा रहा है, तो ये नॉर्मल के साइड। नॉर्मल के बारे में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल कुछ नहीं होता है, सिर्फ जहाँ पर वो सरफेस से सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर भी दो सरफेस, दो मीडियम की बात किया गया है। तो दोनों मीडियम को जहाँ पर ये मिल रहा है, मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पर आपने एक क्या किया, लंब खींच दिया, वही एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल से ये क्या होता है, नॉर्मल के साइड में आ जाता है। जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो किधर आ जाता है, जो अपवर्तन के बाद का जो किरण है वो नॉर्मल के साइड में शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब आ जा रहा है। तो जो यहाँ पर आपतन जो किरण है वो परावर्तन, वो जो अपवर्तन के बाद नॉर्मल के साइड शिफ्ट हो रहा है, वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जा रहा है, विचलित हो रहा है, भटक रहा है। तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल जो होगा, इंसिडेंस एंगल जो होगा, मतलब कि आपतन कोण जो बनेगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। बस मीडियम यहाँ पे अलग है। आपको बस यहाँ यही ध्यान रखना है कि जब दो माध्यम का बात करें तो वो अपने सीधी डायरेक्शन में न जा करके क्या होगा, अपने जो चलने का रास्ता है, पाथ को क्या करेगा, विचलित हो जाएगा, उससे वो भटक जाएगा, उसमें न जा करके वो अपना रास्ता बदल लेगा, मतलब जहाँ उसे जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इससे जो है आपका एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, पानी से भरे ग्लास में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और तारों का टिमटिमाना। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पानी से जो भरा हुआ ग्लास है, हमने अभी आपको बताया कि दो मीडियम हो जाता है। तो पानी से भरा हुआ ग्लास क्या हो गया, क्योंकि पानी है तो वो कैसा मीडियम हो गया, वो सघन माध्यम हो गया, मतलब डेंसर मीडियम हो गया। और उसमें क्या है, डूबा हुआ सिक्का है। और आप कहाँ से देख रहे हैं, तो आप रेयर मीडियम से देख रहे हैं। आप जहाँ पर आप ऑब्जर्वर हैं, आप उसको देख रहे हैं, तो आप कहाँ हैं, एयर में है, मतलब वायुमंडल में है। तो वो क्या हो गया, वायुमंडल जो है कैसा हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो वो क्या होगा, इसीलिए अपवर्तन के कारण ही वो क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और तारों का टिमटिमाना, अब देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल है और वायुमंडल में बहुत सारे लेयर्स हैं। तो लेयर से क्या होता है कि जब तारा का जो प्रकाश है वो वापस आता है तो एक लेयर से टकराता है, फिर मतलब एक दूसरे से क्या है, अब लेयर है तो सब में सबका डेंसिटी जो है बराबर तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा कि पृथ्वी के जो पास का लेयर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सघन है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं क्या होता है, वायु का डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो होता है कम होने लगता है, मतलब धीरे धीरे हवा ऊपर जाने पे कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सारा जो सेपरेशन है लेयर का, तो वो 3-4 लेयर में बट जाता है। तो एक बार आया, एक लेयर से टकराया और फिर वो दूर हटा,
मतलब इसमें भी दो दो आपको हमेशा 4-5 लेयर के साथ बार बार दोहरा रहा है। तो इसीलिए हमें, जब हम लोग देखते हैं, नीचे से देखते हैं, धरती से देखते हैं, पृथ्वी से, तो क्या होता है, हम लोगों को मतलब विचलित हुआ दिखाई पड़ता है कि कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर तारा ऐसे हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ग्लास में पेंसिल डाला हुआ दिख रहा है, जबकि इस पेंसिल को आपको कैसा दिखना चाहिए था? ऐसे सीधा दिखना चाहिए था। ऐसे यदि आपने ऐसे डाला है तो इसको ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, पेंसिल थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है वो रेयर मीडियम में है, और नीचे वाला इसका जो पोर्शन है वो क्या है, डेंसर मीडियम में है। तो ये क्या हुआ है, अपने जो पाथ है, इसका जो ओरिजिनल पाथ है चलने वाला, जिसका ये जो रास्ता है वो क्या है, भटक गया है अपना रास्ता, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा क्या हो गया, विचलित हो गया है ओरिजिनल डायरेक्शन से। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, मछली जो होती है वो अपने ओरिजिनल जहाँ पर वो होती है, उसका जो वास्तविक गहराई होता है, मतलब एक्चुअल में वो जहाँ पर होती है उससे थोड़ी क्या होती है, ऊपर दिखाई देती है। जैसे हम लोग तालाब में ऐसे झांकते हैं, देखते हैं, तो वो क्या होता है कि मछलियाँ जो है थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है हमें, जबकि वो उतना ऊपर रहती नहीं है। तो ऐसा भी किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अब एक और एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। तो ऐसा भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त तो हो जाता है, तो वो लेयर के बाद भी, सूर्योदय सूर्यास्त के खत्म होने के बाद भी वो लेयर में जो उसका ये जो आइल्यूजन है हम लोगों के पास बना ही रहता है। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त होने के बाद भी हमें क्या होता है, सूर्य दिखाई ही देते रहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ठीक है, आप इससे आपको ये वाला टॉपिक कंफर्म समझ में आ गया होगा। और आप यदि इसको देखते हैं, इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार बुक को ज़रूर पढ़िए अच्छे से, जो कि फिर आपका सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। बुक पढ़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बुक से कुछ भी लिखा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमने आपको कंसेप्ट को समझाया है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ से समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है। तो तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, पानी में भरे हुए सिक्का को थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। देखिए, इस चैप्टर से आपको एग्जाम्पल ही दे करके पूछा जाता है कि इसका संबंध किस घटना से है। तो इसका संबंध किस घटना से हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन से हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हो जाएगा। तो आप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, अब हम लोग इसको समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है। आपने अभी रिफ्रैक्शन में देखा, तो रिफ्रैक्शन में क्या देखा आपने कि दो माध्यम है। तो यदि एक रेयर मीडियम है, मतलब विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, तो इन दोनों के बीच में यदि आप कोई भी किरण को क्या करते हैं, आप मतलब डालते हैं, आपतित करते हैं, तो वो क्या होता है, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो पहला वाला तो रिफ्रैक्शन ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डेंसर मीडियम से जो भी लाइट जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो वो नॉर्मल से दूर हो जा रहा है। देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि रेयरर से जब डेंसर में आता था तो वो किस नॉर्मल के साइड आ जाता था, और डेंसर से रेयरर में जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं कि जैसे जैसे आप इसको इंसिडेंस रे को क्या करेंगे, आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये जो होगा परपेंडिकुलर से मतलब लंब से अभिलंब से दूर होते जाएगा, और जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ये दूर होते जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसको जब आप बढ़ाएंगे तो ये पूरे समतल पर आ जाएगा, मतलब ये दोनों का जो सेपरेशन होगा उस तल में आ जाएगा। तो ये अभिलंब के बीच कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का, तो मतलब 90 के बीच में आ जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जब 90 डिग्री का कोण बन जाता है किसके किसके बीच में, मतलब परावर्तन कोण के बीच में और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वो 90 का हो जाता है,
कब? जब आप किसको, आप आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं तो परावर्तन के बाद का जो एंगल बन रहा है वो 90 हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब फिर वैसे ही यदि आप आपतन कोण को फिर से थोड़ा बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसी माध्यम में वापस लौट के आ जाएगा। ये जो इसका परावर्तन के बाद का जो कोण होगा वो भी इसी माध्यम में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? इधर से गया और इधर निकल गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है एंगल को आपने बढ़ाया तो ये भी क्या हो गया? इसी माध्यम में वापस आ गया। तो इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फिर से देखेंगे और समझेंगे कि क्या किया इसमें हमने। तो क्या किया हमने कि आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते गए और एक टाइम ऐसा आया कि जब अभिलंब और जो हमारा परावर्तन कोण है उन दोनों के बीच का कोण 90 बना, उस कंडीशन को हमने क्या कहा? क्रांतिक कोण कहा, क्रिटिकल एंगल कहा। और उससे फिर और थोड़ा सा आपतन कोण को बढ़ा दिया तो जो हमारा परावर्तन कोण था वो वापस उसी माध्यम में लौट के आ गया। तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब पूरा ही वो कोण जो हुआ क्या हो गया? परावर्तित हो गया। अब इससे जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एक फिश है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है? टॉर्टोइस, एक कछुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये भी कहाँ पर दिख रही है? मछली जो है पानी के अंदर ही दिख रही है। ये भी पानी के अंदर ही है, ये भी पानी के अंदर है, आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि। तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है, मछली का जो वास्तविक गहराई जो है, जहाँ पर मछली है वो तो यहाँ पर है, लेकिन हमें लगता है कि वो थोड़ा ही मतलब अंदर है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी मछली है नहीं एक्चुअल में, पर यहाँ हमें दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई दे रही है। तो देखिए इसका और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि हीरा का चमकना। अब देखिए हीरा का चमकना, आखिर क्यों इतना हीरा चमकता है? हीरा भी जो चमकता है वो क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि जो हीरा का क्रांतिक कोण होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना होता है? तो 24.4 डिग्री के अप्रॉक्स में होता है। जो हीरे का क्रांतिक कोण होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब बाहर का जो प्रकाश होता है वो हीरा में जब इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसके भीतर वो जा करके उसके विभिन्न तलों से, मतलब विभिन्न सरफेस से जा करके बार बार टकराते रहता है और बार बार क्या होता है? पूरी तरह से परावर्तित होता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब किसी भी तल पर उसका जो आपतन कोण होगा वो 24 से थोड़ा भी यदि कम होता है, तब क्या होता है कि प्रकाश जो है हीरे से थोड़ा सा बाहर निकलता है। तो अब क्या हुआ था कि परावर्तन तो पूरे दिशाओं में हो गया था, पूरा अंदर में हो गया था, बार बार परावर्तित हो रहा था और निकलने के टाइम में कुछ ही निकला। तो इसलिए क्या होता है कि हम जब देखते हैं हीरा को तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या दिखता है, वो जो इंटर कर गया था, लाइट प्रवेश किया था, और निकलने टाइम में क्योंकि कुछ ही टाइम पे 24 डिग्री से कम हो जाता है, 24.4 से थोड़ा कम होता है, तब कुछ प्रकाश निकलते हैं, जबकि सभी दिशाओं का प्रकाश नहीं निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि हीरा जो है वो बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है, बार बार होते रहता है, इसीलिए। अब देखिए इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो सेकंड नंबर है आपका, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। इसमें क्या होता है, रेगिस्तान में मरीचिका क्या होता है, तो ये देखिए एक टाइप का भ्रम होता है। अब ये भ्रम क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि देखिए जो कोई पेड़ होता है वो लगता है कि तालाब के किनारे है तो उल्टा है। जैसे तालाब में, किसी भी तालाब में क्या होता है कि तालाब के किनारे जब पेड़ आपने देखा होगा तो उसका परछाई जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है, वो उल्टा बनता है तालाब के अंदर। तो ऐसे ही रेगिस्तान में जो है पेड़, यदि तालाब नहीं भी है तो हम लोगों को लगता है कि वहाँ क्या है, वो तालाब है और वो पेड़ का परछाई बन रहा है नीचे पानी के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि रेगिस्तान में जब क्या होता है, गर्मियों के दिनों में बालू बहुत गर्म हो जाते हैं, और बालू को गर्म होने की वजह से, मतलब सतह जो है गर्म होने की वजह से उसके जो कांटेक्ट में हवा आता है, उससे जो मिलने वाली जो नीचे का हवा होता है वो भी गर्म होता है। अब गर्म होने की वजह से वो क्या होता है, उसका जो डेंसिटी हो जाता है वो हल्का हो जाता है, और डेंसिटी जब हल्का होगा तो वो कभी भी नीचे रहना नहीं चाहेगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि घनत्व जो है उस हवा का कम हो जाता है, और ऊपर वाले हवा का क्या है, वो तो ठंडा है हवा, तो ऊपर वाले का घनत्व जो है ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको दो मीडियम बन गया, दो मीडियम बना, एक ऊपर का जिसका डेंसिटी, ऊपर वाले हवा का जिसका डेंसिटी क्या है, घनत्व है जो ज़्यादा है, और नीचे वाले का घनत्व कम है, तो दो मीडियम बना। तो फिर ये कंडीशन अराइज हो जाता है, कौन सा कंडीशन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला कंडीशन। तो इसलिए क्या होता है, हमें जो है रेगिस्तान में मरीच का बनने जैसा, पेड़ का उल्टा दिखाई देना, ये सब क्या होता है, हमें भ्रम पैदा होते रहता है, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता है, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है। तो अब तीसरा है कि पानी में हवा के बुलबुले को चमकना। अब पानी में देखिए जो कोई भी बुलबुला होता है तो क्या होता है, चमकता है, तो वो भी क्यों होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही पूरे इसी थ्योरी पे वर्क करता है। कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर, जिसको आप हिंदी में प्रकाशीय तंतु बोला जाता है, और जो है वो किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होता है कि लाइट को जब प्रिज्म से होकर डालते हैं, प्रिज्म पर डालते हैं, तो वो जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में न जा करके क्या करता है कि वो थोड़ा प्रिज्म के आधार की तरफ, बेस की तरफ झुक जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो झुका हुआ है वो कौन सा है, बैगनी रंग है, बैगनी रंग, वॉयलेट रंग। वॉयलेट रंग जो है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कौन सा है, लाल रंग, रेड कलर जो है वो सबसे कम विचलित हुआ है, मतलब सबसे कम झुका हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है। इसीलिए सबसे अधिक जो विक्षेपण हुआ है वो किसका हुआ है, कम वेवलेंथ वाले का, बैगनी रंग का। और सबसे ज़्यादा जिसका तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, लाल रंग का, वो क्या हुआ है, सबसे कम क्या हुआ है, सबसे कम विक्षेपण हुआ है। सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, वॉयलेट का, और वॉयलेट का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। अब तरंग दैर्घ्य का यहाँ बात आ रहा है, तो तरंग दैर्घ्य के बारे में जान लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो देखिए कोई भी तरंग जो है, कोई भी वेव जो है, जितनी दूरी के बाद अपने आप को दोहराती है, अपने वही पोजीशन को दोहराती है, तो उन दोनों के जो बीच का दूरी होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे आप देखिए एक यहाँ पे साइन वेव है, तो साइन वेव जो है ये ऊपर गया है, और यहाँ पर भी क्या है, ऊपर गया है, तो यहाँ का और यहाँ के बीच का ये जो दूरी हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो आपको तरंग दैर्घ्य समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का, इसीलिए लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम हुआ है। और सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका हुआ है, बैगनी रंग का, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे सबसे क्या होता है, कम होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है बैगनी रंग का विक्षेपण हुआ है। अब इसको ट्रिक याद कर लीजिएगा कि किसका तरंग दैर्घ्य कैसे, क्रम के अनुसार, कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वॉयलेट रंग का होता है, मतलब बैगनी रंग का होता है, तो बैजनी पिनाला, बैजनी पिनाला इसका एक ट्रिक है। और देखिए इसका एग्जाम्पल के बारे में समझ लीजिए कि इसका एग्जाम्पल जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का, तो इंद्रधनुष जिसको इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है कि वाइट जो श्वेत प्रकाश है वो क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तरंग दैर्घ्य के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य में इसको लिखा गया है, बैजनी पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ पर बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, इसीलिए इसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा, मतलब इसका जो फैलाव होगा सबसे ज़्यादा होगा। विक्षेपण का मतलब होता है फैलना। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, तो इसका जो फैलाव होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। देखिए प्रकाश का जो प्रकीर्ण होता है, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किसी भी माध्यम से, किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें क्या होता है, धूल कण या अन्य सूक्ष्म कण फैले हुए होते हैं, तो प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा धूप में धूल कण को तैरते हुए आपने देखा भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम से क्या होता है, गुजरता है,
कि जहाँ पर क्या होता है, धूल कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे वायुमंडल से यहाँ सनलाइट क्या हो रहा है, वायुमंडल में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, ऐसे 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 सब पूरे चारों तरफ फैल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, फिर धूल कण होते हैं, तो इसके वजह से सभी दिशाओं में क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। तो हम इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट का फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि किस रंग का कितना ज़्यादा फैलाव होगा वो किस पे निर्भर करता है, तो ये भी तरंग दैर्घ्य पर ही निर्भर करता है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका फैलाव ज़्यादा होगा। अभी हमने आपको पीछे बताया है कि तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का। तो लाल रंग का जो फैलाव होगा, जो फैलेगा, स्कैटर्ड होगा, वो क्या होगा, कम होगा। और किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो बैगनी रंग का। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए उसका फैलाव जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ इसका जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, आकाश का नीला दिखाई पड़ना और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो देखिए यहाँ पर, और समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है। क्यों? तो हम इसको एक एक करके समझते हैं पहले कि आकाश का नीला क्यों रंग दिखाई पड़ता है। तो आपने देखा अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। तो इसमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसलिए कि नीले रंग का जो फैलाव होता है वो क्या होता है, आकाश में ज़्यादा होता है, पूरा फैला हुआ रहता है। इसलिए क्या हो जाता है कि क्योंकि उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ जो होता है, नीले रंग का कम होता है, इसलिए वो पूरा फैल जाता है आकाश में। इसलिए हम लोग जब नीचे से देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। तो देखिए ये क्यों लाल दिखाई पड़ता है, तो जब सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाता है तो लाल रंग जो होता है वो ज़्यादा देर तक क्या होता है, उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा देर तक वायुमंडल में प्रेजेंट रहता है, मतलब वर्तमान, मतलब उस टाइम पे क्या रहता है, उपस्थित रहता है वो। तो इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य कैसा दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग वहाँ पर आता है और हम लाल ही रंग आता है, और तरंग दैर्घ्य उसका सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ ही दूर में होता है, जिसके कारण क्या होता है, फैलाव सबसे कम होता है लाल रंग का। तो जिसके कारण हम सूर्य को कब क्या देख पाते हैं, लाल रंग का देख पाते हैं। कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। और यही दिन के दोपहर की बात करें तो सूर्य कैसा दिखता है, ऊपर दिखता है। कैसा दिखता है, उजला दिखता है। और क्यों दिखता है, क्योंकि उस समय, दिन के समय, दोपहर के समय जब आप देखेंगे तो सूर्य जो होता है हमारे जस्ट ऊपर रहता है, मतलब उसका दूरी, सूर्य का दूरी हमसे क्या होता है, निकट हो जाता है, नज़दीक हो जाता है, कम दूरी हो जाता है, जिसके कारण उसका जो लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, वायुमंडल में आने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, कम दूरी तय करनी पड़ती है, और जिससे उसका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। तो सूर्य क्या होता है, सफ़ेद दिखाई पड़ता है। इस सारे प्रकाश को आने में कम दूरी का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो जो सारे प्रकाश का फैलाव होगा, अब सबका होगा, मतलब कि लाल का भी होगा, बैगनी का भी होगा, जामुनी, नीला, सब सारा प्रकाश एक साथ फैलेगा। तो सारा जब मिल जाएगा तो कैसा कलर बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। तो इसलिए हमें दोपहर के समय में कैसा दिखाई देता है, सूर्य उजला दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई पड़ता है। अब देखिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसमें भी क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब कैसे होता है, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि समुद्र का पानी जो है नीला इसलिए दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है वो। तो उस टाइम पे जब होता है क्या, ये समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, तो नीले रंग का फैलाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है उस टाइम पे। जब हम लोग देखते हैं जब नीला दिखाई देता है तो नीले रंग का फैलाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सिग्नल में लाल ही रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, किसी का भी सिग्नल हो, जैसे एरोप्लेन का आप देखते हैं तो लाल रंग का बत्ती आपको दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो उसका जो फैलाव होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है और फैलाव जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए हम ज़्यादातर सिग्नल ये सब में यूज़ करते हैं किसका, रेड लाइट का, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और अभी तक यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन सारे वीडियोज़ का मिल पाए और आप ऐसे ही वीडियोज़ को डेली देख सकें। और इसका आप सेट लगाना नहीं भूलिएगा। इतना सारा आप पढ़ने के बाद में आप सेट लगा करके पता कर सकते हैं कि आप कितना अभी तक पढ़ पाए हैं, क्या कर पाए हैं, कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।